हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख ही रहे हो क्या कर रही है इस बार। इस वीक उसने हमारी जो सोच थी कि यहाँ पे कितनी करेक्शन होनी चाहिए उससे ज़्यादा साइज में बढ़ता नज़र आया है करेक्शन, और कहीं ना कहीं एक दूसरा सिनेरियो ट्रिगर करता नज़र आया है। क्या है वो सिनेरियोस, हम उनकी बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब आज हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब वो सिनेरियोस अब नहीं है एक्टिव, तो क्या हो सकता है, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। फॉल अगर आना है कितना आ सकता है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि ये जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत दम नज़र नहीं आ रही है। बिहेवियर मुझे कहना चाहिए अच्छा नहीं लग रहा है। वापस इस सपोर्ट तक जो कि 19,300 के आसपास था आ सकता है। हमने ये भी कहा था कि थोड़ा लो भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको जल्दी ही 21,000 की साइड जाना है। तो क्या देखा आपने, इस वीक इसने ऐसा काम किया जिसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे। आप देख ही रहे हो प्रॉपरली उस लेवल को ब्रेक करता नजर आ रहा है। सो क्लियरली अभी तक हमने देख लिया है कि इसको बहुत जल्दी नहीं है ऊपर जाने की, इसी वजह से लेवल ब्रेक किया है। इसका क्या मीनिंग था आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी बता रखा था कि ये थोड़ी प्रॉब्लम अपनी फिर बढ़ा सकता है और फिर हमें नीचे के एरियाज देखने को मिल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि नीचे के लेवल कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं और क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं। देखिए जो भी बातें हैं डिटेल में वो तो हम कंक्लूजन में वीडियो के एंड में करेंगे ही। जैसा आपको पता है चार्ट के सेक्शन के बाद हम सारी बातें पूरे ग्लोबल मार्केट के बारे में डिटेल में करते हैं, लेकिन अभी जब चार्ट पे हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक आपको पुराना सपोर्ट नज़र आ रहा होगा 17,700-800 के आसपास। ये ज़्यादा से ज़्यादा की कैटेगरी का है। जी हाँ, अभी आप कह रहे होगे ये तो 1000 पॉइंट दूर है, 1200-1300 पॉइंट दूर है, क्या यहाँ गिरने वाला है निफ्टी, क्या इस तरह से मार्केट में फॉल आने वाला है। देखिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से फॉल बढ़ता है, करेक्शन और ज़्यादा आने की कोशिश होती है, तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मैक्सिमम साइड आ सकता है, इसको टच करने वाली बात। रही बात एक एक्सपेक्टेशन और एक जनरल आप कह सकते हो अच्छे करेक्शन की, तो याद रखिएगा लो कोई भी लग सकता है, मगर एक हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो कम से कम आप ये कह सकते हो कि इस जोन में आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। कौन सा एरिया है ये एरिया है आपका 18,500 से मोटा मोटी आप कह सकते हो 700 के आसपास। बाकी क्या करेगा कैसे करेगा अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा। याद रखिएगा अभी सिर्फ लेवल ब्रेक किया है और फिलहाल निफ्टी में किसी भी तरह के बाइंग साइड के हमारे सिनेरियो से कोसों दूर रहने की ज़रूरत है, जब तक कोई क्लैरिटी ये अपने आप ना देना शुरू कर दे। बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। याद रखिएगा जैसा हम निफ्टी में बात कर रहे हैं करेक्शन का साइज यहाँ पे भी बढ़ चुका है। जैसा हमने बात की थी ये जो एरियाज हैं, ये जो लोज हैं ब्रेक नहीं करने चाहिए थे, मगर इस वीक आप देखो बिल्कुल क्लैरिटी जिसको कहते हैं प्रॉपर कैंडल बना के ये गिरता नजर आया है। तो अब इन एरियाज के ऊपर कब आएगा कब नहीं आएगा वो अब देखेंगे। बहुत मुश्किल हो गया है मुझे कहना चाहिए ये वापस 45,000 के ऊपर आ पाना। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि अब ये भी करेक्शन मोड में आ गया है। अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी में कोई बहुत बेहतर सपोर्ट इस पूरे दौरान में, इस पूरे बीच में नहीं है। ये वापस 38,000 39,000 की साइड आने की ताकत रखता है। जी हाँ, बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रहा है, आपको बताने का मकसद ये है। ठीक है, तो या तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, यहीं कहीं से कुछ संभल के जैसा हम निफ्टी में देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर छोटा एक माइनर सपोर्ट की हम बात करें तो माइनर सपोर्ट एक आपको ये दिखाना चाहूँगा, दिस वन, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर ये एरिया होल्ड कर जाता है 41,700 800 के आसपास तो ठीक है, वरना ये आप समझ लो ज़्यादा ट्रबल में जा सकता है और इसकी इम्पॉर्टेंस थोड़ी सी कम है नीचे वाले से। तो अब यहाँ पे होल्ड कर पाएगा या नहीं
बहुत बड़ा सवाल है, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा तकलीफ में जा सकता है अगर यहीं कहीं से संभाल नहीं पाता है। तो फिलहाल अब इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करनी है, कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आया है, मगर जैसा आप देख पा रहे हो फार्मा सेक्टर में अभी भी बस सपोर्ट के पास आ पाया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नज़र नहीं आई है। तो फार्मा सेक्टर थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम किया है और अभी यहाँ पे आप ये याद रखिए, ये हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया भी आ रहा है, यही हमारा सपोर्ट एरिया भी है। तो ये जोन जो है अगर ठीक से ब्रेक करता है, जो अभी तक नहीं ब्रेक कर पाया है जिस तरह से बैंक निफ्टी ने किया है, राइट। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, फार्मा सेक्टर तो देखिए अभी नहीं बता रहा है कि किसी तरह की प्रॉब्लम है, मगर मैं आपको साफ बता दूं, मार्केट अगर यहाँ से होल्ड कर पाएगी तो ही ये लेवल होल्ड करेंगे, वरना सूनर और लेटर ये सारे लेवल ब्रेक करते नजर आएंगे। क्योंकि जब करेक्शन बढ़ती है तो आपको पता है आगे पीछे फिर सब गिर जाया करते हैं, सबके लेवल कट जाया करते हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत कॉशियस रहना है। जिसने यहाँ तक का देख ही लिया है सपोर्ट को, तो उसको इन एरियाज को बिल्कुल देख लेने की ज़रूरत है। अभी फार्मा में कोई दिक्कत नज़र फिलहाल नहीं आ रही है। और जैसा हम अभी बात कर रहे थे फार्मा में कि सूनर और लेटर सबके सपोर्ट ब्रेक करते नज़र आते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन का साइज बढ़ जाता है। उसका एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है, मेटल जितने अच्छे तरीके से होल्ड कर करके चलता आ रहा था, फाइनली इस बार प्रॉपरली ब्रेक करता नजर आ रहा है। यानी कि प्रॉब्लम जो है मेटल सेक्टर में बढ़ सकती है, और अगर ना भी बढ़े तो याद रखना है हमें क्लैरिटी अब ऊपर की तभी आएगी जब ये वापस से इन रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करता नजर आएगा, जो कि 6900 के आसपास है। जी हाँ, जब तक वापस इन एरियाज को ब्रेक नहीं करता है, मेटल सेक्टर से भी दूर रहने की ज़रूरत है। करेक्शन के साइज बढ़ने का यही एक आप कह सकते हो ड्रॉबैक है कि अब ये यहाँ से ऊपर चलेगा भी, या कोई भी सेक्टर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ऊपर चलता भी है तो उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते और उसको हम ऊपर के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात नहीं मान सकते। इसीलिए अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा अब समय लगने ही वाला है। फिलहाल बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। मेटल में भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। और चूंकि अब इतना सारा एक्सप्लेनेशन हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फार्मा और मेटल पे भी दे दिया है, वही सारी चीज़ें एनर्जी सेक्टर पे भी लागू हो रही हैं। लेवल आप देख ही रहे हो किस तरीके से ब्रेक किया है, तो ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली बस ध्यान ये देना है, जब तक ये वापस कम से कम इन एरियाज़ के ऊपर नहीं आ जाता जो कि 19,000 के आसपास हैं, तब तक किसी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एनर्जी सेक्टर से भी दूर ही रहने की ज़रूरत है। सेम हालात की बात करें तो जैसा आपको पता ही है और अंदाज़ा भी होगा, आईटी सेक्टर में भी वही हालात हैं। लेवल आप देख ही रहे हो किस तरीके से ब्रेक किया है, कोई उसमें इफ बट कुछ भी बचा नहीं है। इसलिए इसमें भी जब ये वापस बड़े ब्रॉडर रेंज के अंदर आ चुका है, तो जब तक इससे बाहर ये नहीं निकलता तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये किसी तरह की तेजी में आ रहा है। तो अब याद रखिएगा, जब तक अच्छे से वापस 32,400-500 के ऊपर नहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे कि आईटी सेक्टर में कोई तेजी आ रही है। तो अब जो भी चाल आती है ऊपर आती भी है तो वो सिर्फ एक बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ये आज की तारीख तक नज़र आ रहा है। कल को चीज़ें जो बदलेंगी तो उसकी बात हम करेंगे। फिलहाल बाकी सेक्टर की तरह आईटी में भी अब दूर रहने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम बढ़ेंगी तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल आईटी सेक्टर से भी दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। प्रॉब्लम 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 सब जगह प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन इस सेक्टर को देखिए, आप इस इंडेक्स को देखिए, फार्मा की तरह इसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी पड़ता नहीं आ रहा है। अब फ़र्क आगे पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मार्केट में करेक्शन डीप कितनी होने जा रही हैं या नहीं। ऑटो सेक्टर सिंपली ये बता रहा है 15,700 का एरिया इसका अभी सपोर्ट जोन है जो ब्रेक नहीं किया है, तो इसमें भी कोई ऐसा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ऑटो सेक्टर लेवल संभाल रहा है, यही मानना है कि अभी संभाल के ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले से इसे देखते चले आ रहे हैं, इसके साथ बने हुए हैं, तो उनको इस सपोर्ट को देखना बिल्कुल बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई नए हिसाब किताब के लिए
आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें कुछ करने की खास ज़रूरत है। फिलहाल तमाशा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले फार्मा, बाद में ऑटो और अब आ गया है एफएमसीजी। ये तीनों ही सेक्टर अपने आप में एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक हमारे एरियाज़ को ब्रेक नहीं किया है, जबकि मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो क्लियरली ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस अभी बाकी सेक्टर्स में हो रही है, लाइक बैंक निफ्टी, आईटी। तो एफएमसीजी भी उसी सिनेरियो में है कि जो इसे नीचे से देखता आ रहा है, सपोर्ट फॉलो करता आ रहा है, उसके लिए अभी भी सपोर्ट फॉलो करना बनता है। लेकिन कोई ऐसा फ्रेश कहानी के लिए मेरे हिसाब से दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जिसने इस पूरी मार्केट को अब तक आउट परफॉर्म किया है और मुझे कहना चाहिए आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, आप देख पा रहे हो कि लेवल के नीचे तो गया, कोशिश तो बहुत किया कि कैरेक्टर दे दे, लेकिन नहीं दे पाया है। सस्टेनेबिलिटी तो प्रॉपर किया है जितनी चाहिए होती है हमें, लेकिन कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है। वो कैंडल्स, वो साइज नज़र नहीं आ रहे हैं, बियरिश साइड, डाउन साइड जो हमें नज़र आने चाहिए। इसीलिए अभी तक मुझे कहना चाहिए पीएसयू बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है। मज़े की बात क्या है कि ये ऑलमोस्ट वहीं आ गया है जहां मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया भी इन्वॉल्व्ड है। यानी कि अगर हमें अब देखना है तो ये सपोर्ट मैं अब वही लगा देता हूं जो मार्केट चाह रही है, यानी ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट तक अब इसे देखना बनता है, जो भी अभी तक देख रहा है। सिंपल सी बात है कि जब तक लेवल प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जो नीचे से इसे देखते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से इस सपोर्ट एरिया को जो कि 4600 के आसपास है, बिल्कुल देख लेना चाहिए एक बार। मार्केट की कंडीशन में अगर थोड़ा सा नीचे आ गया है इसके कारण, और अगर संभाल के ले जाना चाहता है ऊपर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये होल्ड कर जाता है। ठीक है, तो क्या चूज़ करेगा क्या नहीं, वो तो मार्केट की बाकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कितना मामला ख़राब यहाँ से होने वाला है। तो फिलहाल सपोर्ट देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं है। और जैसा हमने देखा है, अब रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर आते आते हमें ये पता लगा है कि हाफ सेक्टर्स में लेवल ब्रेक कर चुके हैं और हाफ सेक्टर अभी भी फाइट में हैं। जैसा हमने फार्मा देखा, ऑटो देखा, एफएमसीजी देखा, पीएसयू बैंक देखा, और अब रियल्टी भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। किस तरीके से एरियाज़ को होल्ड करके संभाल रहा है, अभी तक ये काबिल तारीफ है। यानी कि अभी भी ये हार नहीं माना है। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट में करेक्शन बढ़ेगी, सभी हार मानते नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हार मान ही जाएंगे, लेवल ब्रेक ही कर जाएगा, आगे आगे एजम्पशन नहीं करना है। तो बाकी सभी सेक्टर्स जो सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, उनकी ही तरह रियल्टी में भी जो नीचे से इसे देख रहे हैं, उन्हें इस सपोर्ट एरिया को डेफिनेटली फॉलो करने की ज़रूरत है। एक बार ये ब्रेक कर जाएगा तो बिल्कुल हम मान लेंगे कि रियल्टी सेक्टर में भी करेक्शन का साइज बढ़ रहा है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब सबसे पहले कंक्लूजन में सेक्टर्स के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्टर्स की बात करने से पहले ये मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि मार्केट में करेक्शन अनडाउटेडली एक्सटेंड हो चुकी है अब। तो अब यहाँ से सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देने का कोई भी ज़्यादा मीनिंग नहीं रह गया है। ठीक है, फिर भी जैसा मैंने चार्ट्स पे भी बताने की कोशिश की, यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले कि जो नीचे से हमारी बातों को सुन के या अपनी एनालिसिस करके इस पूरे सेक्टर्स को, किसी भी सेक्टर को राइड करते आ रहे हैं, उनके लिए तो अभी तक जो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं जिन सेक्टर्स में, उनको ध्यान देना चाहिए। उन पे मुझे कहना चाहिए ध्यान अभी भी देना चाहिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जो अभी तक इसमें कुछ सोच रहे थे काम करने की या लेवल्स को फॉलो करके कुछ फ्रेश देखने की कोशिश कर रहे थे, मेरे हिसाब से अब उन्हें बिल्कुल इस मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत है। सो ये तो हमने बात कर ली कि सेक्टर्स में हमारा व्यू क्या होना चाहिए, कैसे इसे डील करना चाहिए, राइट। लेकिन एज ए होल सेक्टर्स हमें बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं इस मार्केट को लेकर, वो समझ लेते हैं। वो सिंपल सी बात ये बता रहे हैं कि करेक्शन जो एक्सटेंड हुआ है उसमें कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें लेवल पहले ब्रेक कर चुका है, यानी उनसे हमें ज़्यादा कॉशियस रहना है। ठीक है, अब वो कौन से सेक्टर हैं चार्ट्स में मैंने दिखाई दिया है, करेक्ट। यहाँ से बाकी कैसे चीज़ें पैन आउट होंगी
वो हम यहाँ देखते रहेंगे। फिलहाल बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वन लाइन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेक्टर्स को लेकर, कि मार्केट में कोई भी सेक्टर हो, फ्रेश काम करने की कोशिश मेरे हिसाब से अभी नहीं करनी चाहिए। तमाशा बैठ के देखेंगे बाहर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक्टर्स बता ही रहे हैं, जैसा कि निफ्टी ने बताया, सेक्टर्स भी उस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, पार्शियली बढ़ चुकी है और उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में आने वाले समय में भी और देखने को मिल सकता है। कैसे क्या होगा वो आगे अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं हमारे ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है। डाउ जोन्स ने जो करेक्शन एक्सटेंड करने की कोशिशें कर रहा था उसमें वो कामयाब हो गया। जी हाँ, आप देख पा रहे हो चार्ट्स पे किस तरीके से वो काम कर रहा है। सपोर्ट ब्रेक कर चुका है क्लियरली, तो उसने अब साफ साफ हमें बता दिया है और उसके कारण निफ्टी भी आप देख ही रहे हो ऑलरेडी लेवल ब्रेक कर चुकी है। तो सभी आप कह सकते हो लेवल ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं सब जगह पे। तो क्लियरली ये एक साफ साफ इशारा है कि मार्केट अभी दिखा रही है कि करेक्शन बढ़ चुकी है और डाउ जोन्स अब यहाँ से और फॉल दिखाता नज़र आ सकता है आने वाले हफ्तों में। तो अब इसके अलावा जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। कुछ में लेवल ब्रेक किए हैं, कुछ में नहीं किए हैं। मैं चाहूँ तो आपका टाइम वेस्ट कर सकता हूँ उनके चार्ट्स दिखा करके, मगर उसके बारे में जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब हमारी ही मार्केट में जब करेक्शन दिख रहा है, एक्सटेंड हो चुका है, तो उनमें क्या रीजंस हैं क्या नहीं है, कौन सा सेक्टर का या इंडेक्स का लेवल ब्रेक किया है या नहीं है, उसका ज़्यादा यहाँ मीनिंग रह नहीं गया है। मेनली जो हम बात कर रहे थे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल आप देख पा रहे हो अभी तक कोई ऐसी खास परेशानी नहीं आई, राइट। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, अभी तक उसमें भी कोई खास परेशानी नहीं आई। तो अगर वैसे देखें तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई ज़्यादा बदला नहीं है। जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें थी उनमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। डाउ जोन्स ने मगर एक बार लेवल ब्रेक कर दिया है। इसका भी क्या मीनिंग है अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे निफ्टी के प्रॉब्लम्स के साथ। अब निफ्टी में अगर हम बात करने की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन से लेवल नीचे इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ तक ही जा सकता है या कहाँ का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा है, इस तरह की बातों में हम चलना शुरू करें, यानी लेवल बाय लेवल पे आएँ, उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसा आपको पता है हमारे लिए बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत मतलब कुछ हफ्तों का देखना या कुछ दिन का देखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना मेजर रोड को देखना ज़रूरी होता है कि हम जो ऊपर जा रहे थे उसमें क्या क्या तरह के चेंजेस आए हैं इस करेक्शन को बढ़ने के बाद। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई अब करेक्शन एक्सटेंड हो गई है, आपका लेवल ब्रेक कर गया है। जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पे वो 2000 पॉइंट टाइप का करेक्शन नहीं होना चाहिए, वो अब होता नज़र आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है, तो अभी यहाँ पे 19,000 के आसपास हम बंद हुए हैं और यहाँ से बात हो रही है करीब करीब 1200-1500 पॉइंट्स के और फॉल की। तो क्या वो हो सकता है? अब सवाल दूसरा ये उठता है, राइट, क्योंकि मैं तो सिंपल आपको ये बोल सकता हूँ कि या तो ये फॉल हो जाएगा, जितना मैंने आपको बताया है। दो ही टाइप की करेक्शन होती है, प्राइस या टाइम। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया 17,700 से 800, जो मैक्सिमम साइड हमें आज नज़र आ रहा है वहाँ तक जा सकता है। और अगर टाइम की बात करें तो यहाँ से आप सिंपल जैसा मैंने कहा था 2-3 मंथ्स की करेक्शन हो सकती है। तो 20,200 का हाई लगा है अगर आपका सितंबर में, अक्टूबर में लगा है, राइट। तो दिसंबर से जनवरी तक आप मान सकते हो कि पूरा टाइम हमारा करेक्शन में जा सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ समय नीचे बिता सकता है। तो ये सारा प्राइस और टाइम के करेक्शन में हो सकता है काम सारा। लेकिन क्या चीज़ें इतनी आसान हमेशा होती हैं? क्या ऐसा हो ही जाएगा? इस सब चीज़ों को समझने के लिए, अगर समझने वाली बात है, क्योंकि क्या हो सकता है वो मैंने जस्ट आपको अभी बता दिया है, लेकिन इसको और डिटेल में समझने के लिए कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये सारा डिस्कशन की शुरुआत की थी। तो अगर हम पीछे थोड़ा सा टाइम में जाएं और आपको इन शॉर्ट यहाँ बताने की कोशिश करें कि हमने जो WMS 177 और WMS 182 में बात की थी, ये उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। पहले तो ये समझ लेना है, ठीक है। थंबनेल में मैं इसको मेंशन भी कर दूंगा। तो अब जब उन दोनों अपडेट्स में आपको अगर याद हो, नहीं है तो एक बार जाके वीडियो देख लीजिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा।
लेकिन अगर शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो सिंपल वर्ड्स में मैंने ये कहा था कि बेस्ट केस सिनेरियो में चलता रह सकता है, जो चल रहा था कि 3-4% करेक्शन कर करके हम चल सकते हैं, उससे बाहर आ गए क्योंकि हमारा लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था। उसकी पहली डिमांड यही थी कि हमारा कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब उसने सपोर्ट हमारा ब्रेक कर दिया है 19,300 के आसपास का, तो फिर अब वो सारा हमें क्लैरिटी आ चुकी है कि अब वो बेस्ट केस सिनेरियो में नहीं है। तो अब जब एक चीज़ उसने साफ बता दी है कि वो क्या नहीं है, तो अब बचा क्या, 2 सिनेरियोज बचे। 2 सिनेरियोज कौन कौन से हैं? जो सेकंड हमने बताया लॉजिकल वन, जिसके अंदर हम हो सकते हैं कि यहाँ पे 2000 पॉइंट टाइप की करेक्शन, यानी कि 17,700-800 की साइड मैक्सिमम साइड प्राइस में, और दिसंबर और जनवरी की साइड टाइम में हम यहाँ तक सारा करेक्शन में बिता सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई प्राइस और टाइम की करेक्शन की एक्सपेक्टेशन जो आज हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई इफ बट अब नहीं गया है, मैं आपको साफ बता दूँ, हम उस सिनेरियो में आ चुके हैं। ये तो एक्सपेक्टेशन वाली बात हो गई। अब समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि करेक्शन का साइज़ बढ़ गया है। जो भी हमारे वीडियोस देखते आ रहा है उसको ये पता है कि ये करेक्शन का साइज़ बढ़ने से कोई भी परेशानी नहीं है। हमने ये कहा ही था कि 2023 में होने ही वाला है। हम ये मान के चल रहे थे कि नवंबर एंड दिसंबर की साइड होगा, करेक्ट। ये क्या किया इसने, उससे पहले ही कर लिया है, लेकिन मेरा मानना था कि यहाँ होना नहीं चाहिए था, राइट। तो प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्मार्ट मनी के हिसाब से अगर आप सोचिए, उस साइड के टेबल पे आप बैठिए और दिमाग लगाइए कि अगर आप मार्केट को चला रहे हैं और आपको ये पता लग रहा है कि यार वॉर आ गई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अब इसकी वजह से करेक्शन भी करना पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबली सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी, उस पर कुछ ना कुछ आप कह सकते हो फंडामेंटली फ़र्क पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण शायद वो ये सोच सकता है कि अब अगर करेक्शन कर ही रहे हैं तो क्यों ना सारा करेक्शन करके ही चले, फिर हो सकता है ना भाई। आप पहले ये सोच रहे थे कि हमने एक करेक्शन कर ली, हम 17,000 तक लो मारा है, उसके बाद हमने ये सोचा कि हमें 25,000 जाना है और उसके बाद जाके वहाँ से गिराना है 20,000 के आसपास, ठीक है। ऐसा हमने एक प्लान बनाया, सिंपल शब्दों में समझिए। और अब आपको पता लगा 20,000 आते आते कि एक वॉर की शुरुआत एक्स्ट्रा हो गई है जो पहले से और एक चल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट तो इतना नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब एक वॉर एक्स्ट्रा एड ऑन स्टार्ट हो गई है। और जो बाकी जगह टेंशन्स चल रही थी वहाँ कमी आई नहीं है। चाइना की टेंशन्स आपको पता ही है, रिसेशन वाला रसगुल्ला चल ही रहा है, उसमें कुछ ऐसा बदलाव हुआ नहीं है। इन्फ्लेशन की कहानी चली रही है, बॉन्ड यील्ड की कहानी चली रही है, डॉलर इंडेक्स भी ऐसा कोई खास नीचे आया नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको कह रहे हैं कि भाई अब जब इतनी परेशानी चली रही है, परेशानी बढ़ ही रही है, तो जो 25,000 जाके 20,000 आना था उसके बजाय फिर अभी कर लो ये सारा काम, 20,000 से गिरा लो। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, राइट। तो फिर तो आप कह सकते हो कि 16,000 भी आ जाएगा, 17,000 भी आ जाएगा, फिर हमें सारे लेवल देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा अगर थर्ड सिनेरियो एक्टिव हो गया तो फिर हमें ये सारे लेवल देखने को मिल जाएंगे, 16,000, 17,000 ये सारे लेवल मिल जाएंगे। याद रखिएगा ये आज मैं तब बात कर रहा हूँ जब हमारी लेवल ब्रेक किया है और उसके बाद कुल 3 सेशन बीते हैं। लेवल ब्रेक करने वाला कैंडल मिला के बता रहा हूँ, यानी लेवल ब्रेक करने वाला डे इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल 3 डेज हुए हैं, ठीक है। तो आज हम ये उस पर बात कर रहे हैं जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है। कल को बिहेवियर में कुछ बदलाव होंगे तो वीक बाय वीक हम आते ही हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि करेक्शन एक्सटेंड हो गया है, बिल्कुल हो गया है। गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। टाइम बिता सकता है, बिल्कुल बिता सकता है, ठीक है। 2-3 मंथ्स भी बिता सकता है। लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है सीधे वो बता देता हूँ, क्योंकि और सारे इसकी डिटेल और कॉम्प्लिकेशन में जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो इसीलिए उसमें नहीं जाते हैं, सीधे सीधे मैं उन लाइंस को बोल देता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी बता दिया हमने कि क्या हो सकता है, ठीक। तो अब जो मुझे लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। 18,500 से 18,700 का जोन जो मैंने आपको सपोर्ट लगा के दिखाया है चार्ट पे, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए,
ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो मेरी नज़र में फिर उसमें एक डेंजर ये भी पैदा हो जाएगा कि फिर अगर वो उतनी दूर जा ही रहा है तो वही बात जो भी मैंने आपको कहानी सारी बताई, कथा बताई, कि फिर अगर वो उतना नीचे जा ही रहा है 17,000 की साइड, तो वो ये भी सोच सकता है क्यों ना अभी 16,000 की साइड जाके पूरा कहानी ही ख़त्म कर दें फिर, है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले कि ये भी नहीं होना चाहिए था, और अब ये हो रहा है, करेक्शन का साइज़ बढ़ रहा है, तो फिर अब मेरी समझ में इसको उसका मिनिमम वाला साइड जो है, यानी 18,500 से 700 वाला साइड जो है, वो इसे बचा के रखना चाहिए, इसको उसे आप कह सकते हो डिफेंड करना चाहिए। उसको नहीं किया और 18,000 के नीचे सरकने की कोशिश किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये परेशानी में आ जाएगा। यानी कि जिस लेवल पे हम आज क्लोज हुए हैं वहाँ से 500 पॉइंट नीचे, और जहाँ तक का लो लगाए आए हैं वहाँ से 300 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो यानी ज़्यादा नीचे जगह बची नहीं है। समय अगर थोड़ा बिताना चाहे फिर वही बात है, वो बिता सकता है, वो परेशानी नहीं है। नीचे प्राइस में ज़्यादा जाने की कोशिश मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए। अब वो क्या रास्ता चूज़ करेगा क्या नहीं, वो हम देखेंगे। ये तो सारी बातें हो गई कि चार्टिस्ट को कैसे सोचना है, और जो कुछ समझना चाहते हैं मार्केट को, उनके लिए हमने सारी बातें बताई। अब एज ए रिटेलर कि भाई हमें ये बता दो कि भाई बड़े लेवल पे 2-3 इयर्स के टाइम फ्रेम के लिए अगर हमारी कुछ होल्डिंग है, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए एक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है। ये 18,500 का एरिया अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है तो एक बार वो लोग जो वापस लेने की ताकत रखते हों थोड़ा ऊपर नीचे हाई के, क्योंकि याद रखिएगा मुझे बिल्कुल बॉटम पे पता नहीं लगेगा कि ये लो लग गया, ठीक है। मुझे थोड़ा लेट ही पता लगने वाला है अब, जिस तरह के सिनेरियो में मार्केट है। तो जैसे मैंने थोड़ा आपको लेट बताया कि अब ये नीचे गिर सकता है, वैसे अब मैं थोड़ा आपको लेट बताऊंगा कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जो थोड़ा लेट लेने की भी ताकत रखता हो, अगर 18,500 के नीचे सस्टेन करे तो पोर्टफोलियो होल्डर्स को कम से कम मेरे हिसाब से 40-50% पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट्स में है, ठीक है। लॉस वाले का किसका कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, कौन सा स्टॉक कहाँ से होल्ड कर रहे हैं, कोई स्टॉक होना भी चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं, उनका जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता। उसके लिए हमारी जो है सर्विसेज हैं, आपको पता है, तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मोटा मोटी अगर हम बात कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि 18,500 के नीचे मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग का समय आ जाएगा, और फिर एक बार पोर्टफोलियो को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। बाद में जब कभी लगेगा कि हाँ अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा स्टॉर्म को पास होने देंगे, उसके बाद वो वापस ले लेंगे। थोड़ा लेवल आप हो सकता है बेचे हुए से थोड़ा नीचे मिल जाए, थोड़ा हो सकता है ऊपर मिल जाए। तो अगर नीचे मिलेगा तो बहुत नीचे मिलेगा, फ़ायदा ये है इस बात का, राइट। क्योंकि अगर यहाँ से फॉल आया उस टाइप का तो स्टॉक में ज़बरदस्त फॉल आने वाला है। तो दो उसके फ़ायदे क्या होंगे, एक तो सस्ते रेट मिलेंगे, और दूसरा आप उतने ही वैल्यू को जितना आपने सेल किया है ऊपर, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठा हो जाएगी। एग्जांपल ये है कि आपके पास 100 शेयर 100 रुपीज़ के थे, तो 10,000 की वैल्यू है अगर आप बेचते हो उसको, लेकिन अब आप उसको अगर वापस 60 पे लेते हो तो 100 शेयर तो सिर्फ 60 रुपीज़ यानी कि 6,000 के हो गए, तो 4,000 बच गए ना, उतने ही वैल्यू। लेकिन क्वांटिटी क्या होगा, आप उससे 130, 40, 150 शेयर, उससे भी ज़्यादा शेयर्स आप खरीद पाओगे उतने ही वैल्यू में, राइट। तो उसमें आप में डबल फ़ायदा है। अगर ये होता दिखता है तो ऐसा मेरे हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। पूरे पोर्टफोलियो से निकलने की सलाह इस चैनल पे आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि हम कभी भी पूरी तरह सही नहीं हो सकते। अगर हम गलत हुए तो ऐसा ना हो कि हम खाली तमाशा देखते रह जाएं जैसे बाकी रिटेलर्स देखते रहे। अगर मान लीजिए आप इस चैनल को 2020 से देख रहे हो, मगर आपने हमारी बातों को फॉलो नहीं किया या शेयर्स नहीं उठाए थे मई जून 2020 में, और उस वक्त भी अगर आप काम नहीं कर सके थे और पैसा नहीं बना पाए, तो उसका एक ही रीज़न है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यही बताते आ रहे हैं और गिर जाएगा, निफ्टी 5,000 आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। उस चक्कर में जो उस वक्त कमा नहीं पाए, तो इस बार आप फिर मेरी वजह से नहीं कमा पाओगे। तो ऐसा मैं सिनेरियो कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में 18,500 के नीचे आपका आधी पोजीशन 40% पोजीशंस बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए पोर्टफोलियो वाले से भी, ठीक है। अब रही बात वो फिर 5-6 मंथ्स वाले क्या करें,
उनका तो होना ही नहीं चाहिए भाई। ये तो मैं बताता आ रहा हूँ कि काम कम करना है, टांग अड़ा के रखनी इसलिए है कि अगर मार्केट ऊपर निकल जाती यहाँ से तो फिर कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए भी। तो उसके लिए मैंने कहा था कि काम करना है लेकिन बहुत कम काम करना है, ठीक है। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको हमेशा समझाता आ रहा हूँ। अब करेक्शन का साइज़ बढ़ गया है, अब तो कोई 3-4 मंथ्स के लिए कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा तमाशा देखें, उसका ही ये समय है। इसके बाद जब ये कुछ स्टॉर्म पास हो जाएगा या उसका कुछ हमें इंडिकेशन मिलेगा फिर दोबारा से हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो अभी कुल मिला के सारी बात ये है, यहाँ पे इसको समराइज़ अगर करने की कोशिश करूँ, बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे ठीक रहेगा। दोनों सिनेरियोज़ जो सेकंड और थर्ड बचे हैं होना उन्हीं में से कोई एक है, ठीक है। अब वो कौन सा होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये वीक बाय वीक अब हम अपडेट करते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आने वाले कुछ महीनों का मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि क्या हो सकता है, तो हमें क्या समझना है। जैसे मैंने आपको 177 एंड 182 के वीडियो में बताया था, आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं हुई है। कोई इस चैनल का जो फॉलोअर है, जो इस चैनल के वीडियोस को पूरा देखता आ रहा है, वो ये कह ही नहीं सकता कि ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि नीचे आ गया, है ना। क्योंकि हम इसकी बातें करते आ रहे थे कि इस साल ये एक बार होना है। या तो उस समय जब हमने जुलाई में कहा था तब मैंने कहा था कि या तो अभी हो जाएगा या तो फिर आप कह सकते हो ईयर के एंड में, करेक्ट। तो उसके बाद से हमने देखा है कि अगस्त सितंबर से करेक्शन की स्टार्ट हो गई और अभी तक हम करेक्शन में हैं। तो अब ये करेक्शन बढ़ भी गई है, प्राइस में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल में वन टाइम ये होना था तो अब ये हो रहा है, इसका थोड़ा समय का वेट करेंगे। अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव साइंस की बात कर लेते हैं तो ये है कि जब भी अब 20,000 के पार निकलेगा तो 21,000, 23, 24,000 उस साइड के लेवल फिर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इस तरह की कोई बात करने का समय नहीं है, पहले मार्केट को तय कर लेने दें कि वो यहाँ से क्या चाह रही है। क्या यहीं कहीं करेक्शन एंड होके, याद रखिएगा 800 तक तो आ ही चुका है और हम 18,500 से 700 तक का सपोर्ट जोन दे रहे हैं। तो क्या यहीं कहीं कहानी समाप्त हो जाएगी और दिसंबर तक आते आते हमें नए हाइज मिल जाएंगे लाइफ टाइम के, या ये अपना करेक्शन थोड़ा बढ़ा रही है, उसका कुछ सिम्टम दे रही है आगे, तो फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है। सिनेरियो सारे ही मैंने बता दिए हैं, मेरा अपना क्या मानना है मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट सिनेरियो से अब हम बाहर आ गए हैं, तो अब जो हम ये कह रहे थे कि अप्रैल मई तक हम 24-25,000 टच कर लेंगे, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो डिले हो सकता है प्रोग्राम, ठीक है। डिले की ही संभावना नज़र आ रही है और जो फॉल है मगर उससे पहले कम होना है या बहुत बड़ा होना है। तो अब वो कौन से सिनेरियो में हम चलेंगे, आने वाला वक्त बताता रहेगा और हम उसको यहाँ पे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।